हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए BHDLA 137 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आई होप कि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा और अभी यहाँ पर हम पार्ट 3 में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किए थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको बताना है कि सफल संप्रेषण क्या है, उसको पूरा आपको विस्तार से समझाना है। तो सफल संप्रेषण का मतलब है संदेश का सही तरीके से और प्रभावी रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। तो जब भी मैंने किसी को अपना संदेश दिया या मैंने कुछ भी बोला तो वो मेरा संदेश है, और जब वो संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एकदम सही तरीके से और प्रभावी रूप में पहुंच जाएगा तो वो कहलाएगा आपका सफल संप्रेषण। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य होता है संवाद का दोनों पक्षों द्वारा सही तरीके से समझा जाए। ठीक है, तो जो भी संवाद है वो दोनों जो पक्ष हैं उसको एकदम सही तरीके से समझें, ये उसका उद्देश्य है। यह संप्रेषण कई चरणों में होता है। तो सबसे पहले संदेश का निर्माण किया जाता है। तो यह कौन सा चरण है? जब भेजने वाला व्यक्ति अपनी सोच और विचार को शब्दों, संकेतों या अन्य रूपों में व्यक्त करता है। तो समझ में आया कि जो हमारा फर्स्ट है वह क्या है? संदेश का निर्माण करना हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है आपका संदेश का प्रेषण, यानी कि मैसेज का ट्रांसमिशन करना। तो इसे एक माध्यम जैसे कि आप बोलना, लिखना, इशारे आदि के द्वारा भेजा जाता है। तो जैसे मैंने बोला तो मेरा मैसेज जो है वो क्या हो गया? ट्रांसमिट हो चुका है, लिखने से हो चुका है। फिर आता है आपका संदेश का ग्रहण करना। तो यह वह चरण है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझता और ग्रहण करता है, और अंत में हम क्या देखते हैं? अंत में होती है प्रतिक्रिया। तो संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम होता है प्रतिक्रिया देना, जिससे यह पता चलता है कि संदेश सही तरीके से प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो समझ में आया? लास्ट क्या होता है आपका? फीडबैक होता है। तो सफल संप्रेषण तब माना जाता है जब संदेश भेजने वाले की सोच और प्राप्तकर्ता की समझ पूरी तरह से क्या हो? मेल खाती हो। तो जिसने संदेश भेजा है और जो प्राप्त करता है, दोनों की जो सोच है वह मेल खाती है, संदेश का उद्देश्य पूरा हुआ। सफल संप्रेषण के लिए संदेश को स्पष्ट, संक्षिप्त, सही समय पर और सही संदर्भ में भेजना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर आपको इसका उदाहरण दिया है। यदि आप किसी को समय पर ऑफिस आना कहते हैं और वह व्यक्ति सही समय पर आता है तो यह आपका क्या है? सफल संप्रेषण है। इसका मतलब कि आपने संदेश को स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रांति के भेजा और प्राप्तकर्ता ने सही तरीके से उसे समझा है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है उच्चारित और लिखित जो भाषा है उन दोनों में आपको भेद को बताना है। तो उच्चारित और लिखित जो भाषा है दोनों ही आपके संप्रेषण के ही रूप होते हैं, और दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं? कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। उच्चारित भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। इसमें हमें अपने स्वर, आवाज की ऊंचाई, गति, ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसे तुरंत प्रतिक्रिया मिलने की संभावना इसमें होती है क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति श्रोताओं से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। उच्चारित भाषा अनौपचारिक हो सकती है और इसे कम समय में उपयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम कुछ भी स्पोकन लैंग्वेज में आपकी जो भाषा होती है वह ज़्यादातर क्या होती है? अनौपचारिक ही होती है। वहीं जब हम बात करते हैं लिखित भाषा की तो उसमें हमें ज़्यादा औपचारिकता यानी कि जो फॉर्मल होता है, फॉर्मलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। किसमें? लिखित भाषा के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्पोकन लैंग्वेज में क्या रहता है? इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें तत्काल संवाद होता है, शरीर की भाषा का योगदान इसमें होता है, शब्दों का उच्चारण और स्वर का इसमें हमें महत्व, और आमतौर पर अनौपचारिक या यह सजीव रहता है। फिर इसका उदाहरण क्या है? तुम स्कूल आ रहे हो? यह एक उच्चारित संवाद हो सकता है जिसे तुरंत पूछा जाता है। बातचीत में स्वर और हाव भाव का भी इस्तेमाल इसमें हम देखते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं लिखित भाषा की तो यह कौन सी भाषा होती है? जिसमें हम लिख कर हमारे जो भी विचार हैं उन्हें हमने कैसे व्यक्त किया है? लिख कर किया है। इसमें शब्दों का चुनाव, सही वर्तनी, व्याकरण, स्वरूप
ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि शारीरिक हाव भाव का कोई योगदान नहीं होता। लिखित भाषा में वो आपके एक्सप्रेशंस को नहीं देख रहा है, आपके शारीरिक हाव भाव को नहीं देख रहा है, तो उसमें वर्तनी, व्याकरण, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें ज़्यादा रखना होता है। लिखित भाषा स्थायी होती है और इसे बाद में दोबारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कैसी होती है स्टूडेंट्स लिखित भाषा? स्थायी होती है और इसे बाद में हम लोग दोबारा पढ़ सकते हैं। यह अधिक औपचारिक और व्यवस्थित होती है। फिर अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, समझ में आई विशेषताएं? स्थायी और व्यवस्थित है, शारीरिक हाव भाव का इसमें अभाव है, ये भाषा ज़्यादा औपचारिक है, फॉर्मल होती है और व्याकरण वगैरह का इसमें सही उपयोग करने का ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी से कहते हैं कृपया अपना काम समय पर पूरा करें, यह एक औपचारिक पत्र में हो सकता है। ध्यान दें, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। तो इस टाइप की जो राइटिंग होती है, इस टाइप की जो लैंग्वेज है, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब भी हम औपचारिक जो भाषा है उसका यूज़ करते हैं। लिखित भाषा का जब हम यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली आपकी औपचारिक ही रहती है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों और संदर्भों में किया जाता है। ये रूप संप्रेषण की प्रतिक्रिया को भी प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहली हमारी जो भाषा होती है वो क्या होती है? वर्णनात्मक भाषा आपकी होती है। वर्णनात्मक भाषा का उद्देश्य किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का विस्तृत वर्णन करना होता है। समझ में आया? आपके वर्णनात्मक जो भाषा है उसका उद्देश्य क्या है? किसी भी घटना वगैरह का एकदम विस्तृत वर्णन वो करती है। यह हमें दृश्य, ध्वनि या भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान में क्या देखते हैं हम? अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है। उदाहरण है, उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये इसका उदाहरण है। फिर होती है आपकी निर्देशात्मक भाषा। तो इसका उद्देश्य किसी से कुछ करने के लिए कहना या निर्देश देना होता है। यह भाषा आदेश, सुझाव और दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग की जाती है। तो जब भी हम किसी को निर्देश दे रहे हैं तो वह आपकी निर्देशात्मक या फिर आपकी डायरेक्टिव लैंग्वेज होती है। इसका उदाहरण है, कृपया इस दरवाजे को बंद कर दो, अपना होमवर्क जल्द से जल्द पूरा करो। तो ये आपकी कौन सी भाषा है? यह है आपकी निर्देशात्मक भाषा। फिर होती है आपकी भावनात्मक भाषा। तो यह भाषा किसी भावना, संवेदना या मानसिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए होती है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो व्यक्ति की जो भी उसकी इनर फीलिंग्स हैं उनकी अभिव्यक्ति आपकी भावनात्मक भाषा में की जाती है। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। फिर आपका क्या रहता है? आपकी तर्क संगत भाषा रहती है। तो यह भाषा विशेष रूप से किसी विचार या तर्क को प्रस्तुत करती है। जब भी हमें तर्क को प्रस्तुत करना होता है तो हमें तर्क संगत भाषा का यूज करना है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है श्रोता या पाठक को प्रभावित करना, प्रेरित करना या फिर सोचने पर मजबूर कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी से कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि यह सही नहीं है, क्या हम उस रास्ते पर चलकर बेहतर समाज नहीं बना सकते? तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। फिर क्या होती है आपकी औपचारिक भाषा? तो यह वह भाषा है जो औपचारिक परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है, जैसे कि किसी सम्मेलन, बैठक या कानूनी दस्तावेज में जो भाषा प्रयोग होती है वह आपकी औपचारिक भाषा होती है। इसमें व्याकरण और शब्दों का प्रयोग अधिक नियंत्रित और सुसंगत होता है। सादर निवेदन है कि आप बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करें। तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं कि इसकी जो भाषा है वह कैसी है? एकदम औपचारिक है। फिर एक होती है आपकी अनौपचारिक भाषा। तो यह भाषा दोस्तों में, परिवार में, जैसे भी आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं वो आपकी अनौपचारिक भाषा है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, ये सारी आपकी अनौपचारिक है। फिर क्वेश्चन क्या है आपका? श्रव्य माध्यमों की भाषा पर आपको विचार करना है। तो श्रव्य माध्यमों की भाषा वह भाषा है जो रेडियो, टेलीविजन, पॉडकास्ट, ऑडियो, इन सब में हम सुनते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें स्वर और उच्चारण का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो केवल उसको सुन रहे हैं तो वह स्पष्ट और संक्षिप्त भी होनी चाहिए। और जो है जो भाषा है उसमें भावनात्मक प्रभाव देखने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए, जैसे कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, टोन में चेंजेस। ठीक है,
और फिर संपर्क, तो श्रोताओं से सीधा संपर्क होता है लेकिन प्रतिक्रिया का अभाव होता है। फिर आपको इसके उदाहरण देने हैं, जैसे कि रेडियो प्रसारण जो है वो इसका एक उदाहरण है, एंड जो आपके पॉडकास्ट होते हैं वो भी इसके उदाहरण हैं। इससे अधिक व्यक्तिगत और सहज तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पूरे 3 पीडीएफ मिलेंगे। क्लास 1 और 2 का जो पीडीएफ है वो अपडेट हो चुका है और 3 का पीडीएफ भी इस वीडियो के बाद हम अपडेट कर देंगे। तो इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।